हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान ने घबरा इन परेशानियों से, ए नादान ने घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में फिर से स्वागत करते हैं। रीट के विद्यार्थियों के लिए हमारा आज का वीडियो बहुत खास है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन सबको हम अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियों की। दोस्तों, आपको पता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो संस्कृत को अच्छे से सरल रूप में जानने के लिए आपको हम यहाँ पर प्रयासरत हैं, और इसमें भी आपको संस्कृत शिक्षण विधियाँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमने बहुत ही शानदार नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। आप यदि नोट्स प्राप्त करना चाहते हो संपूर्ण शिक्षण विधियों के, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिसको भी नोट्स चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं संस्कृत की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, संस्कृत शिक्षण विधियों के उद्देश्य क्या होते हैं, और इनमें से कहाँ से क्या प्रश्न आपका बन सकता है, पहले कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, वो सब यहाँ पर चर्चा की जाएगी। संस्कृत शिक्षण विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, नवीन शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं, नवीनतम उपागम हमारे कौन कौन से हैं, ये सब हम बात करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये बहुत ही मोस्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि शिक्षण विधि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे इनके उद्देश्य आदि के बारे में। तो यहाँ हमने आपको लिखा है कि अध्ययन में अध्यापक को अपने अध्यापन क्रम की योजना के लिए आवश्यक है, यानी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो अध्ययन में, यानी कि जो आप टीचिंग करवा रहे हैं, जैसे आप शिक्षक हैं तो आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं, अध्ययन करवाते हैं, उसमें अध्यापक को अपने अध्यापन के क्रम की योजना के लिए उसमें आवश्यक होती हैं। तो दोस्तों, शिक्षण विधियों की सहायता से हमारा जो शिक्षण है वो आसान हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, और बच्चों को अच्छे से अधिगम उससे होता है। इसीलिए हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, और जैसी आवश्यकता होती है हमें समय परिस्थिति स्थान के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, बच्चों के स्तर के हिसाब से हम शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। ये हमारी प्लानिंग होती है कि किस प्रकार की शिक्षण विधि हमें चाहिए, किस स्तर के बच्चों के लिए चाहिए, ये सब हम इसमें सीखते हैं। आगे देखिए इसमें और क्या खास है, तो आगे देखो लिखा है, देखिए आगे लिखा है, शिक्षण विधियों के प्रयोग से शिक्षण और अधिगम दोनों ही सरल हो जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था। आप जैसे मान लो छठवीं के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो छठवीं के बच्चों के लिए हम अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, सातवीं में अलग करेंगे, आठवीं में, नाइन्थ में अलग करेंगे, और 12वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अलग शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे। और यही बात यदि हम कॉलेज स्तर पर जाएँ, वहाँ आप यदि पढ़ाते हैं तो वहाँ पर अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग हम अलग ढंग से करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों के स्तर के हिसाब से, कक्षा स्तर के हिसाब से शिक्षण विधियों का हम चयन करते हैं। तो कुल मिला के शिक्षण विधियों की सहायता से हमारा शिक्षण पूरा सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, और बच्चों को अच्छे से अधिगम होता है। तो ये तो हो गया कि भाई क्यों आवश्यक है, इससे क्या होता है। अब देखो रूसो के अनुसार क्या बताया है, एक बार उसको हम देख लेते हैं। रूसो के अनुसार, तो रूसो के अनुसार कहते हैं कि शिक्षक शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस साधन, उपाय, क्रम तथा मार्ग का अन्वेषण करता है, उसी को हम शिक्षा शास्त्र की भाषा में शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति कहते हैं। तो इन्होंने बताया है कि भाई शिक्षण विधि क्या है या शिक्षण पद्धति किसे कहते हैं। तो बताते हैं कि शिक्षक शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे मान लो कि आप शिक्षक हैं, ठीक, और आप किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मान लो आप 7वीं या 8वीं को पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो आपने जब पढ़ाने से पहले कुछ उद्देश्य निर्धारित किए होंगे कि हम बच्चों को ये शब्द सिखा सकेंगे, बच्चों को इस प्रकार का अधिगम हम करवा सकेंगे, ठीक है, शब्दों की पहचान हम करवा सकेंगे, पुल्लिंग शब्दों की पहचान बच्चों से हम करवा सकेंगे। तो ऐसे हमारे शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस साधन, उपाय, क्रम तथा मार्ग का हम अन्वेषण करते हैं, इस प्रकार का जो मार्ग हम खोजते हैं, उसी को हम शिक्षा शास्त्र की भाषा में शिक्षण विधि कहते हैं। ये एकदम सरल सी बात है, एकदम अच्छे से स्पष्ट लिखा है रूसो के अनुसार,
ठीक है, तो इसमें बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जिस मार्ग का या जिस उपाय क्रम का, जिस सिस्टम का हम अन्वेषण करते हैं जिससे कि बच्चे आसानी से सीख जाएं, ठीक है, और हमारे शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, उसी का नाम शिक्षण विधि है, उसी को हम कहते हैं टीचिंग मेथड। ठीक है, तो ये तो हो गई सामान्य सी बात। अब चलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, आपको पता है कि सभी विषयों के अंदर शिक्षण विधियाँ आपको पढ़नी है और सभी में चलती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो हम कोई काम करेंगे ही नहीं। तो देखिए, पहला सबसे पहले लिखा है पाठ्य सामग्री को बोधगम्य तथा सरल बनाने हेतु। बिल्कुल सही है, जो हमारी पाठ्य सामग्री है, चाहे वो 6 की हो, कक्षा 7 की हो, 8 की हो, 9, 10, 11, 12 किसी भी कक्षा स्तर की हो, तो उस पाठ्य सामग्री को बोधगम्य का मतलब होता है समझने के योग्य, ठीक है, यानी कि जो समझ में आ जाए, उसका बोध हो जाए। बोधगम्य तथा सरल बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं शिक्षण विधियों का, मतलब शिक्षण विधियों का उद्देश्य हो गया पाठ्य सामग्री को बोधगम्य तथा सरल बनाने के लिए। एक बात तो ये हुई। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा, बालक के स्तरानुकूल शिक्षण करवाने हेतु। दोस्तों, हमें बच्चों के स्तर के हिसाब से शिक्षण कार्य करवाना होता है और उसी के अनुरूप हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बालक के स्तरानुकूल शिक्षण करवाने के लिए हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग स्तर के हिसाब से अलग अलग विधियाँ होती हैं, उद्देश्य भी अलग अलग निर्धारित होते हैं। ऐसे हम स्तर के अनुकूल ही शिक्षण करवाते हैं, तो इसके लिए हम शिक्षण विधियों की सहायता लेते हैं। आगे है, पाठ्य पुस्तक को रोचक, आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए। क्योंकि रोचक, आकर्षक और प्रभाव उत्पक बनाने के लिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षण विधियों में ये सब लिखा रहता है, सब ये समझाया होता है, सारा कुछ सिस्टम रहता है कि हमें पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, शीर्षक कैसे तय करना पड़ता है, विषय वस्तु को चयन करते समय क्या हमें ध्यान रखना होता है, उसको कैसे रोचक बना सकते हैं, आकर्षक कैसे हम बना सकते हैं, उसके पेज कैसे होने चाहिए, उसकी विषय वस्तु किस प्रकार से जमी होनी चाहिए, किस ढंग से उसको लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम शिक्षण विधियों में देखते हैं। शिक्षण विधियों का मतलब एक प्रकार से हमारे सिस्टम होते हैं, इसमें कुछ हमारे रूल्स होते हैं, कुछ हमारे तरीके होते हैं पढ़ाने के, शिक्षण विधियों के, बच्चों को अधिगम करवाने के। तो वही सब कुछ हमारा शिक्षण विधियों के अंदर होता है। तभी तो लिखा है कि पाठ्य पुस्तक को रोचक, आकर्षक एवं प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए शिक्षण विधियों का एक उपयोग होता है, यानी कि इस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। आगे लिखते हैं, कक्षा अनुशासन स्थापित करने के लिए, यानी कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए भी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों को देख करके हम शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। अब कक्षा के अंदर हमें लग रहा है कि हमें जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं वो बच्चों के हिसाब से ठीक नहीं है, वो अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम तुरंत बच्चों के हिसाब से उनको चेंज कर लेते हैं। तो हमें कभी कभी अनुशासन बनाने के लिए भी हमें उसी हिसाब से शिक्षण विधियों का चयन कर लेना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, कक्षा में हू हल्ला कर रहे हैं, अशांत माहौल है बुरी तरीका से, ऐसी स्थिति में आप उनको कोई गीत के माध्यम से या कोई श्लोक अच्छे से गा करके, यानी एक प्रकार से हमारी गीत विधि होती है, उसके हिसाब से आप यदि स्टार्ट करते हैं तो तुरंत वहाँ शांति हो जाएगी और एकदम अच्छे से माहौल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारी विधियाँ होती हैं, मेथड और तरीका होते हैं। आगे लिखते हैं, छात्रों में अध्ययन अध्यापन कला का विकास करना, ठीक, यानी कि बच्चों के अंदर अध्ययन और अध्यापन कला का विकास करने के लिए भी हमारा उद्देश्य होता है शिक्षण विधियों का। ऐसे करके अभी हमने देखा शिक्षण विधियों का क्या उद्देश्य होता है। अब इनमें से कोई प्रश्न आपकी आ सकता है कि भाई शिक्षण विधियों के उद्देश्य से संबंधित कथन कौन सा है या कौन सा नहीं है, या शिक्षण विधियों के उद्देश्य से संबंधित है। ऐसे इनमें से कोई प्रश्न आपका थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, इसके बाद में मोस्ट फैक्ट आप को हम बता रहे हैं, संस्कृत शिक्षण विधियां जो हमारी हैं उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है और वो कौन कौन से भाग हैं उनको हम एक साथ देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत ही मोस्ट फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं, संस्कृत शिक्षण विधियों का विभाजन, यानी किस किस प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है, कितने प्रकार से इनको बांटा गया है और फिर उनमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में हम आपको चलिए यहाँ पर बताते हैं।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए स्क्रीन पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा संस्कृत शिक्षण विधयः, ठीक है। अब देखो संस्कृत शिक्षण विधि जो हैं उनको मोटे तौर पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको 3 भागों में डिवाइड होते हुए दिख रहा होगा, यानी कि इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारी जो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, कितने भागों में उनको विभाजित किया जाता है। यदि ऐसा पूछते हैं आपसे तो आपका जवाब होगा 3 भागों में, यानी कि हमारी संस्कृत शिक्षण विधियाँ परंपरागत होती हैं, एक तो होती है परंपरागत, ठीक है। परंपरागत जो हैं उनको हम प्राचीन मौलिक विधियां भी कहते हैं। दूसरी होती है नवीन या फिर आधुनिक विधियां, या तो हम नवीन कहें या फिर आधुनिक विधियां हम इनको कह सकते हैं। और लास्ट और तीसरा है हमारा नवीनतम उपागम, यानी जो लेटेस्ट है एकदम, ठीक है, उसको कहेंगे नवीनतम उपागम, अप्रोच, ठीक है, लेटेस्ट अप्रोच। और यहाँ पर हमारा एक हो गया नवीन या आधुनिक विधियाँ और एक हमारा हो गया परंपरागत या फिर प्राचीन मौलिक विधियाँ। ऐसे करके हमारी जो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं उनको 3 जगह विभाजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक एक को हम बताते हैं आपको अच्छे से स्पष्ट रूप में कि भाई कौन कौन सी विधियां इसके अंतर्गत आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परंपरागत विधियों की। तो परंपरागत विधियों में कौन कौन सी विधियां शामिल हैं, चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छे से झूम करके और अच्छे से आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परंपरागत विधियाँ, ठीक है। तो परंपरागत विधियों में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सबसे पहले आती है पाठशाला विधि का नाम आता है। पाठशाला विधि जिसको हम गुरुकुल पद्धति या विधि के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम नाम की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम पाठशाला विधि के अंदर जिनका प्रयोग करते हैं वो मौखिक विधि का प्रयोग हम करते हैं, जो कि व्यक्तिगत शिक्षण होता है इसमें। इसके बाद में सूत्र विधि का हम प्रयोग करते हैं, भाषण विधि का प्रयोग करते हैं, पाठशाला के अंतर्गत आती है सब। इसके बाद में वाद विवाद विधि का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद में व्याकरण विधि का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद में पारायण विधि का प्रयोग करते हैं, व्याख्या विधि का हम प्रयोग करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं, कथा कथन विधि का प्रयोग करते हैं और कक्षा नायक विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो ये जितनी भी विधियों की हमने बात की हैं इनको हम प्रविधियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविधियाँ। यानी प्रविधियाँ जो होती हैं वो विधि जो होती है हमारी, उनकी सहायक विधियाँ हम उनको कह सकते हैं। तो हमारी जो मुख्य विधि है वो तो हमारी है पाठशाला विधि। अब पाठशाला के लिए जो सहायक हैं प्रविधियाँ, वो अभी हमने नाम आपको बताए थे, ये सारी की सारी प्रविधियाँ हैं जो कि पाठशाला विधि के अंतर्गत ही आती हैं। अब इसके बाद में हमारा 2 नंबर पे जो विधि आती है वो है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको हम भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस विधि है, बहुत ही मोस्ट है। यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम आगे चर्चा करेंगे, अभी तो सिर्फ हमने नाम आपको बताए हैं। तो अभी फिलहाल में आपको नाम ध्यान रखने हैं कि परंपरागत जो विधियाँ हैं उनमें कौन कौन सी शामिल हैं। तो मोस्टली आपको नाम याद रखना है पाठशाला विधि का। पाठशाला के अंदर मौखिक है, सूत्र विधि, भाषण, वाद विवाद, व्याकरण, पारायण, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, कथानक और आपकी कथा कथन और कक्षा नायक आदि विधियों का नाम याद रखना है। और दूसरी मोस्ट याद रखनी है व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है, जिसको हम भंडारकर विधि कहते हैं। तो ये याद रखना है, प्रश्न इनमें से जरूर आएगा दोस्तों। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि परंपरागत विधियां कौन सी नहीं है, या फिर निम्न में से परंपरागत विधि कौन सी है। तो ये जितनी भी नाम है सब याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। पाठशाला विधि से संबंधित है तो पाठशाला विधि के अंदर ये सब आ रहे हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को और किस नाम से जानते हैं? तो भंडारकर विधि। भंडारकर विधि का अन्य नाम क्या है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। गुरुकुल पद्धति किसे कहते हैं? तो पाठशाला विधि को ही कहते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम और आपको अलग से बता देंगे भी कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और जब हम जो आपका टेस्ट पेपर लेंगे उस टेस्ट पेपर में अलग से हम इस टॉपिक को शामिल करके इसी से संबंधित आपके प्रश्न तैयार करके आपको टेस्ट ले लेंगे, ठीक। अब देखो आगे हमारा सेकंड जो पार्ट है इसी में उसको देखते हैं। तो हमने अभी देखा परंपरागत विधियां, अब आपको हम बता रहे हैं नवीन या आधुनिक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नवीन या आधुनिक विधियां। नवीन या आधुनिक विधियों के अंदर आती है एक तो पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, हार्वर्ड की पंचपदी विधि, मूल्यांकन विधि और विश्लेषण विधि, संरचना विधि और समवाय विधि। ये सारी जो विधियां हैं ये आती हैं आपकी कहाँ पर आती है बताइए बच्चों? नवीन या आधुनिक विधियों के अंतर्गत आती हैं ये सब, ठीक है। तो आपको केवल नाम याद रखना है अभी, उसके बाद में हम आगे डिटेल से बात करेंगे एक एक विधि के बारे में।
तो ये तो हो जाती है हमारी नवीन या आधुनिक विधियां। अब लास्ट और तीसरा जो हमारा पार्ट है इसी के अंदर वो है आपका नवीनतम उपागम। अब नवीनतम उपागम में क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं, जिससे कि हमारा एकदम अच्छे से तीनों का ये स्पष्ट हो जाए, कौन कौन सी विधियां हैं ये सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं नवीनतम उपागम, ठीक है। तो नवीनतम उपागम के अंदर क्या आता है, सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, समस्या समाधान, प्रायोजना विधि, आगमन प्रतिमान, पर्यवेक्षण अध्ययन और संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान, अभिक्रमित अनुदेशन, और एक लास्ट में है आपका निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद में आगे है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, और लास्ट है आपका नेट प्रायोजित शिक्षण, यानी नेट आधारित शिक्षण, जो इंटरनेट इत्यादि की सहायता से जो शिक्षण आदि होता है वो नेट प्रायोजित शिक्षण में आता है। तो ऐसे करके ये हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हमारा पार्ट हो गया, जिसको हमने कहा है नवीनतम उपागम के नाम से हमने बताया है आपको। तो ऐसे करके अभी हमने आपको बताया कि जो संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं उनको 3 जगह विभाजित किया गया है। एक तो है परंपरागत विधियां, दूसरा हमारा नवीन या आधुनिक विधियां, और तीसरा है नवीनतम उपागम। ऐसे करके आपने ये तीनों को अच्छे से अलग अलग देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको इनमें से अलग अलग, जैसे कि आपकी परंपरागत कौन सी बहुत ही फेमस विधियां हैं उनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद में नवीन विधियां कौन सी फेमस हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में नवीनतम उपागम में कौन से आपके फैक्ट हैं या कौन कौन सी विधियां आपकी बहुत ही मोस्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में फिर आपके अलग अलग आपके विधा के हिसाब से, जैसे कि व्याकरण की शिक्षण विधियों की पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद में पद्य है, गद्य है, नाटक है, अनुवाद है, उनकी सबकी हम डिटेल से, पूरी डिटेल से आपको हम अच्छे से बताएंगे, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी सिर्फ हम यहाँ पर मोस्ट फैक्ट बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ हम आपको बता देते हैं, देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ विशेष फैक्ट के नाम से यहाँ पर हमने ये टॉपिक डाला है, और ये है संस्कृत शिक्षण विधियाँ। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं परंपरागत विधियों के बारे में, ये हमारी परंपरागत विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ हम केवल उन्हीं को बता रहे हैं जो मोस्ट हैं, ठीक। हम कंप्लीट सबको नहीं बता रहे, क्योंकि उनको हम आगे जब जैसे अलग अलग हम विधा पढ़ाएंगे, जैसे व्याकरण है, पद्य, गद्य, नाटक आदि पढ़ाएंगे, तो उनमें शामिल हो जाएंगी वो विधियाँ, तो वहाँ हम डिटेल से उनकी चर्चा करेंगे। तो अभी जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें आपकी पाठशाला विधि। दोस्तों यहाँ से प्रश्न, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ, विशेष फैक्ट, इसमें कौन कौन सी जो मोस्ट विधियाँ हैं, परंपरागत विधियों की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और डिटेल से आगे जो होंगी हम अलग अलग विधा पढ़ेंगे, तब अलग अलग बताएंगे कंप्लीट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपसे पाठशाला विधि की। पाठशाला विधि में से आपका प्रश्न लगभग सेकेंड ग्रेड और जितनी भी एग्जाम हमारी हुई है उनमें सभी में पूछ लिया गया है, और इस बार भी आएगा, आप निश्चित मानिए, क्योंकि ये तो मोस्ट है, तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही है। तो क्या, कहाँ से आप, तो इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है वो सब शामिल है इसमें, हम आपको बताएंगे बीच बीच में। तो देखो सबसे पहला हमारा प्रश्न बन सकता है कि पाठशाला विधि का अन्य नाम क्या है, या दूसरा नाम क्या है, या पाठशाला विधि को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, या पाठशाला विधि से संबंधित कथन कौन सा सत्य है या नहीं है। देखो कि दोस्तों पाठशाला विधि को हम पंडित विधि या पांडित्य विधि भी कहते हैं, गुरुकुल पद्धति भी कहते हैं, व्याकरण पद्धति भी कहते हैं, और प्राचीन पद्धति भी कहते हैं। तो ऐसे इनमें से भी प्रश्न सीधा सीधा बन गया कि व्याकरण पद्धति या गुरुकुल पद्धति कौन सी विधि होती है, तो हमारी पाठशाला विधि का ही नाम है ये। आगे लिखते हैं सर्वप्राचीन विधि है, यानी जो पाठशाला विधि है इसको कहते हैं सर्वप्राचीन विधि। तो आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्राचीन विधि कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा पाठशाला विधि। अब प्राचीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ से भी मान लो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राचीन शिक्षाया मुख्य उद्देश्यम किम भवति, तो उत्तर हो जाएगा पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति, यानी जो 4 पुरुषार्थ हैं ही प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा। तो पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति, यहाँ इसका मतलब हो जाता है कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति ही प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा इसका मतलब है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे लिखते हैं उच्चारण सामर्थ्य संपादन और शास्त्रीय प्रशिक्षण, मौखिक अभ्यास और आत्मानुशासन,
ये हम इस पाठशाला विधि के अंदर ये बहुत ही आवश्यक होता है। एक तो उच्चारण सामर्थ्य संपादन यहाँ पर अच्छे से क्लियर करवाया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। इसके अलावा शास्त्रार्थ प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है, यानी आपस में शास्त्रार्थ करने के लिए प्रशिक्षण उनको देते हैं, उनको ट्रेनिंग की दी जाती है, मौखिक अभ्यास करवाया जाता है और आत्मानुशासन यहाँ पर बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये जितनी भी हमने अभी बताएं आपको, ये सब पाठशाला विधि से जुड़े हुए हैं। तो आपकी ये भी ध्यान रखना होता है कि पाठशाला विधि में क्या क्या होता है विशिष्ट रूप से। उच्चारण सामर्थ्य संपादन ये इसमें सिखाया जाता है बच्चों को, शास्त्रार्थ प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है और मौखिक अभ्यास करवाया जाता है, आत्मानुशासन की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, ये सब हो गया क्लियर। अब आगे देखो, आगे लिखते हैं श्रवण भाषण कौशल का विकास, पिता पुत्रवत गुरु शिष्य के संबंध। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि श्रवण भाषण और कौशल, यानी श्रवण भाषण कौशल का विकास होता है। एक तो श्रवण का विकास होता है, एक भाषण का होता है। श्रवण का इसलिए होता है क्योंकि भाई इसमें रोजाना उच्चारण होता है, पारायण किया जाता है, तो बच्चे रोजाना सुनते हैं और सुनते सुनते वो सीख जाते हैं। उसके बाद में वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो भाषण उनका बहुत अच्छा हो जाता है। संभाषण जो कौशल है वो भी अच्छा विकसित हो जाता है, तो बोलना भी सीख जाते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। तो वो पहले सुनते हैं, उसके बाद में अच्छे से बोलना सीखते हैं। ठीक है ना, उच्चारण करना उनका सीख जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि श्रवण भाषण कौशल का विकास एक तो ये होता है। दूसरा, पिता पुत्रवत गुरु शिष्य के संबंध, यानी कि जिस प्रकार पिता और पुत्र का संबंध होता है उसी प्रकार कहते हैं कि यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध होता है पिता पुत्र के समान, क्योंकि यहीं पर रहना होता है, गुरु जी भी यहीं पर रहते हैं और जो शिक्षक, क्योंकि गुरुजी भी यहीं पर रहते हैं और स्टूडेंट भी यहीं पर रहते हैं, सभी उसी प्रकार रहते हैं जैसे हम एक परिवार या घर में रहते हैं। वहीं पर सारा काम रहता है, ठीक है, घर के काम रहते हैं, खाना बनाना होता है, झाड़ू पोंछा इत्यादि करना होता है, सारा कुछ काम रहता है हमारा, और वहाँ पर फिर हमारा पढ़ाई का पूरा शेड्यूल रहता है, अनुशासन बहुत अच्छे से रहता है। तो उसी प्रकार का यहाँ पर एक संबंध होता है जिस प्रकार पिता पुत्र का होता है। ठीक है, तो यहाँ गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के तुल्य होता है। ठीक, तो ये तो हमारी बात हो जाती है इसमें कुछ विशेष वाली बात। और इसके अलावा और क्या है वो भी हमने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। देखिए, उपनयन संस्कार से विद्यारंभ होती थी। अब कहते हैं कि जो उपनयन संस्कार होता है हमारा, जनेऊ धारण जो हम करवाते हैं बच्चे से, तो उसके बाद में ही विद्या आरंभ होती थी। ठीक है, आगे कहते हैं चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था, चरित्र निर्माण पर बल देते थे। आपको पता है कि जो शिक्षा है उसका एट लास्ट अंतिम लक्ष्य यदि हम आपसे कहें कि क्या है, तो आपका जवाब होगा चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, नौकरी लगना अंतिम लक्ष्य नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं ये हमारे शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए ये शिक्षा का अंतिम लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। चरित्र का अच्छा निर्माण होना, सुसंस्कृत चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। लक्ष्य तो बहुत सारे हैं लेकिन ये एट लास्ट अंतिम लक्ष्य है, इसके बाद में कोई लक्ष्य नहीं बचता। फिर आगे कह रहे हैं कि रटने के कारण विद्यार्थी कूप मंडूक बन जाता है। तो यहाँ पर रटने पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि यह समझाया जाता है, बस याद करवा दिया जाता है, उसके बाद में उनको उसको समझाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे रटने पर ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि रटने से क्या होता है, विद्यार्थी कूप मंडूक बन जाता है। जिस प्रकार कुएं का जो मेंढक होता है वो कुएं में रहता है और वो सोचता है कि भाई यही हमारा संसार है, हमसे आगे कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इसी कुएं में देखता है बस, बाकी उसको बाहर ये पता नहीं है कि संसार इससे बहुत बड़ा है, भाई इसके आगे बहुत दुनिया है, उसको पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो बच्चे कूप मंडूक बन के रह जाते हैं। ठीक है ना, यानी नैरो माइंड रह जाते हैं, वो उनका बहुत ही संकीर्ण विचार बन जाते हैं उनके। तो ऐसे करके ये पाठशाला विधि हो गई। पाठशाला विधि में क्या क्या होता है आप जानते ही हैं। पाठशाला विधि के अंदर बच्चे वहीं पर रहते हैं, वहीं पर गुरुजी रहते हैं, वहीं अध्ययन उनसे करवाते हैं, पढ़ना लिखना सारा काम वहीं पर होता है। तो ऐसे मान लो कि एक प्रकार से हमारी गुरुकुल पद्धति हो गई, जैसे गुरुकुल में बच्चे रहते थे ना, उसी प्रकार है गुरुकुल पद्धति ही कहते हैं पाठशाला विधि को। तो ऐसे हमारी ये विधि हो जाती है। तो अब ये हमारी विधि हो गई पाठशाला विधि। अब हमारी दूसरी विधि है, इसमें देखिए प्रश्नोत्तर विधि के बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। प्रश्नोत्तर विधि के अंदर तो सिंपल ये है कि प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। तो इसके प्रवर्तक जो हैं सुकरात जी को मानते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है कि जो प्रश्नोत्तर विधि है उसके प्रवर्तक कौन हैं, तो याद रखना है प्रवर्तक हैं सुकरात। ठीक, इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं तथा
तर्क, चिंतन, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि छात्र सक्रिय इसलिए रहेंगे क्योंकि छात्रों से हम प्रश्न पूछते हैं, फिर उनसे उत्तर निकलवाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं आपस में। शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद में बच्चे जवाब ढूंढते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन, तर्क इत्यादि का प्रयोग करके वो उनका उत्तर बताते हैं। तो ऐसे करके हमारी प्रश्नोत्तर विधि चलती रहती है, इसमें कोई खास और कोई समझाने की बात नहीं है। ठीक, आगे है हमारी सूत्र विधि। अगली जो विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या है? संस्कृत व्याकरण व दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि मानी जाती है हमारी सूत्र विधि। सूत्र विधि में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रकरण है, तो उसके सूत्र बने हुए होते हैं। उन सूत्रों के हिसाब से उसको हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे मान लो संधि की बात करें, समास की बात करें, कारक की बात करें, और कोई भी टॉपिक ले लो आप, संधि को हम सिखाना चाह रहे हैं तो बच्चों के लिए हम सूत्र सिखाएंगे। ठीक है, जैसे हम यण संधि बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसके लिए हम बच्चों को सिखाएंगे एको यण अचि। एको यण अचि जो सूत्र है उसकी हम व्याख्या करेंगे, उसको समझाएंगे, उसके बाद हम उदाहरण देकर बताएंगे। तो कहने का मतलब सूत्र विधि में सूत्रों के हिसाब से ही हम उनको सब कुछ सिखाते हैं। तभी तो लिखा है कि संस्कृत व्याकरण और दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि हमारी सूत्र विधि मानी जाती है। आगे है हमारी व्याख्या विधि। अब व्याख्या विधि में व्याख्या कर दी जाती है उसकी, तो छात्रों की समस्या समाधान करने के लिए व्याख्या का सहारा लिया जाता है। जब बच्चों के सामने समस्या आती है या बच्चों को और इस अच्छे से स्पष्ट करने के लिए हम व्याख्या विधि का सहारा लेते हैं। यानी कि जो शिक्षक होता है वो बच्चों को अच्छे से बोध करवाने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए व्याख्या का सहारा लेता है। और व्याख्या हम सब जानते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं सबको पता है हमें। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है, सूत्र विधि हो जाती है, व्याख्या विधि हो जाती है। और उससे पहले हमने बताई थी पाठशाला विधि, जो कि बहुत ही मोस्ट विधि थी। अब हम इसके बाद में बता रहे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट विधि है और फेमस विधि है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न आपका आया हुआ है। तो उसी विधि को हम यहाँ देख रहे हैं, व्याकरण अनुवाद विधि। तो हमारी विधि का नाम है, जो अगली विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि का दूसरा नाम है भंडारकर विधि। ठीक है, तो भंडारकर विधि का दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर व्याकरण अनुवादस्य अपरम नाम अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा भंडारकर विधि ही। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि इसका विकास जो है वो मैकाले की शिक्षा नीति के साथ में हुआ। जो मैकाले की शिक्षा नीति आई थी उसी के साथ में इसका विकास हुआ है। ठीक है, इसके बाद में पाठशाला विधि आपको बता रहे हैं कि जो पाठशाला विधि है वो तो हमारी भारतीय देन है, हमारी देन है मतलब। और जो भंडारकर विधि है ये हमारी देन नहीं है, ये पाश्चात्य लोगों की देन है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि पाठशाला विधि तो भारतीय देन है, भारत के लोगों की देन है। और जो भंडारकर विधि है, जो अभी हम बात कर रहे हैं आपसे व्याकरण अनुवाद विधि की, ये भारतीय नहीं है, ये है पाश्चात्य लोगों की देन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके प्रवर्तक की बात करें, ये प्रश्न आपका बार बार आया है, प्रश्न आया है बहुत बार कि व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन हैं। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इनकी विधि व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको हम भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर आता है। अब इस विधि के समर्थक की बात करें तो समर्थक का नाम याद रखना है वामन शिवराम आप्टे। वामन शिवराम आप्टे का आपकी डिक्शनरी आती है संस्कृत की, आपने देखी हो तो। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ तक आपको ये चीज़ें याद रख लेनी हैं। ठीक है, अब देखो आगे है आपकी, भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी। जो भंडारकर जी हैं हमारे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, उनकी 2 पुस्तक हैं बच्चों। तो दोनों पुस्तकों का नाम याद रखना है, एक का नाम है मार्गोपदेशिका और दूसरे का नाम है संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। ठीक है, ऐसे आपको 2 पुस्तकों का नाम याद रखना है। बिल्कुल प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर से पुस्तकम अस्ति, इसके भंडारकर जी की पुस्तक है। तो आपको पता है कि 2 पुस्तक हैं इनकी, एक का नाम मार्गोपदेशिका है और दूसरी पुस्तक का नाम है संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। ये 2 पुस्तकें, नाम याद रख लेना है, कैसे भी प्रश्न पूछें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखते हैं, व्याकरण अनुवाद के अभ्यास द्वारा सरल रूप से संस्कृत पढ़ाना। यानी व्याकरण अनुवाद के द्वारा हम बच्चों को सरल रूप में संस्कृत पढ़ाते हैं और इसमें यही सिखाया जाता है। इस विधि के अंदर अनुवाद पर जोर दिया है, यानी अनुवाद सिखाते हैं बच्चों को हम, जैसे हिंदी से संस्कृत या फिर संस्कृत से हिंदी या फिर अंग्रेजी से संस्कृत या संस्कृत से अंग्रेजी, ऐसे। रटंत प्रणाली की अपेक्षा अवबोध व अभ्यास पर बल देना।
ठीक। अब इसमें ये सिखाया जाता है कि भाई रटंत पर कम बल दो, बल्कि बोध या फिर अभ्यास पर अधिक बल देना चाहिए। क्योंकि जैसे अनुवाद हम सिखा रहे हैं या कोई चीज़ सिखा रहे हैं, हाँ कुछ चीज़ें जरूर हैं कि वो रटने से काम चल जाएगा, लेकिन अधिकतर चीज़ों को हमें समझना पड़ता है, उनका बोध करना पड़ता है, अच्छे से अधिगम करना पड़ता है, तब जाकर के वो हमारे लिए काम आती है। नहीं तो रटी हुई जो सामग्री होती है वो बहुत दिन तक हमारे साथ में नहीं रहती है, यानी कि वो जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक वो हमारे ज़्यादा काम की नहीं रहती है, ठीक है ना। तो अच्छे से हमें इसमें अवबोध पर जोर दिया जाता है, अभ्यास पर उन पर बल दिया जाता है। अब देखो यहाँ आगे आपको बहुत ही मोस्ट फैक्ट है जो याद रखना है, भंडारकर विधि के 4 सोपान हैं। आपके प्रश्न आ सकता है कि भंडारकर विधि के कितने सोपान हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 सोपान है इसमें, ठीक है। तो भंडारकर विधि में 4 सोपान कौन से हैं, एक बार यहाँ आपको हम बता देते हैं। तो देखिए भंडारकर विधि के 4 सोपान आपको यहाँ दिख रहे हैं। पहला सोपान है सबसे पहला यहाँ व्याकरण पाठ, ठीक है। सबसे पहला है व्याकरण पाठ, 1 नंबर। इसमें क्या करेंगे हम, दोनों भाषाओं में अनुवाद के लिए वाक्य दिए जाते हैं और अभ्यास करता हुआ सीखता है। यानी 2 भाषाओं की हम जैसे बात कर रहे हैं, अंग्रेजी और संस्कृत की बात कर रहे हैं या हिंदी और संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्याकरण पाठ करेंगे जिसमें हम दोनों भाषाओं में अनुवाद के लिए वाक्य देते हैं। जैसे मान लो हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी का एक वाक्य देंगे, उसके बाद में उसका संस्कृत हम अनुवाद करते हैं, संस्कृत में उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ऐसा हम करते हैं। आगे है हमारा दूसरा जो सोपान है वो है प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में, जो हमारी पहली भाषा है उससे हम दूसरी भाषा में उसको अनुवाद करते हैं। जैसे हमारी पहली भाषा है संस्कृत, तो राम है गच्छति लिखा हुआ है, अब इसको हम अनुवाद करेंगे दूसरी भाषा में, तो दूसरी भाषा है अंग्रेजी, तो हमने लिखा राम गोज। राम गोज का मतलब हो गया राम जाता है, और राम है गच्छति का मतलब हो गया राम जाता है। अर्थ तो सेम ही रहता है, अनुवाद में कोई अंतर नहीं रहता है, भाषा बदल जाती है सिर्फ। इसके बाद में तीसरा हमारा सोपान रहेगा द्वितीय भाषा से प्रथम भाषा में कन्वर्ट करना, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि अंग्रेजी से हम संस्कृत की तरफ चलेंगे, तो अंग्रेजी है हमारी राम गोज, इसको हम संस्कृत में बनाएंगे राम है गच्छति, हो गया राम है गच्छति। इसके बाद में चौथा हमारा लास्ट सोपान है शब्दकोश का ज्ञान। इसमें हमें शब्दकोश का ज्ञान करना पड़ता है, यानी हमें नए नए शब्दों की पहचान होनी चाहिए, उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए आपको, तब जाकर के आपके लिए संस्कृत आसान हो जाएगी और फिर कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ऐसे करके हमारी जो भंडारकर विधि है उसके 4 सोपान हो जाते हैं। चारों सोपान आपको बता दिए हमने। तो आज इस वीडियो में इतना ही बहुत है दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों नवीन शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं उनकी बात करेंगे मोस्ट, और उसके बाद में नवीनतम उपागम में आपके क्या क्या हैं वो हम दोनों ही एक ही वीडियो के अंदर आपको हम वो अच्छे से बता देंगे। उसके बाद में हम अलग अलग विधा के हिसाब से, जैसे कि व्याकरण शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं पूरी डिटेल से बताएंगे, पाठ योजना कैसे बनाते हैं उसकी विधियों को एक एक को बताएंगे, पूरी विधियों को डिटेल से आपको व्याख्या से बताएंगे पूरा। तो ये आज के लिए इतना ही पर्याप्त है दोस्तों, हमने पूरी बात कर ली, उसको अच्छे से सुन लेना आप। भंडारकर विधि क्या है, भंडारकर विधि के प्रवर्तक कौन हैं, और भंडारकर जी ने कौन कौन सी 2 पुस्तकें लिखी हैं, प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, पाठशाला विधि क्या है, इसके अन्य क्या क्या नाम हैं, ठीक है, सर्वप्राचीन विधि किसको कहते हैं, इसके अलावा जो संस्कृत की विधियां हैं उनको 3 भागों में कैसे कैसे बांटा है, ठीक है, नवीनतम उपागम में क्या आता है, शिक्षण विधियां क्या हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार अच्छे से वीडियो देख लो, जब आप खाना बना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कभी भी देख लो आप, क्योंकि बच्चों देखने सुनने से जल्दी याद होता है आपका। जब भी आपको समय इस प्रकार का रहता है जहाँ पर आप खाना बना रहे हैं या घूम रहे हैं फिर रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ मतलब ऐसा छोटा मोटा आप काम कर रहे हैं, तो आप चला करके छोड़ दीजिए और अच्छे से सुनते रहिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, आपको हम टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। हमने 1-2 टेस्ट लिए हैं, वो आप देना चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज हम टेस्ट देंगे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इसके PDF नोट्स यदि आप चाहते हो, यदि आप PDF हस्तलिखित नोट्स पूरे प्राप्त करना चाहते हो कंप्लीट, तो हमें आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, जिसको भी चाहिए आपको हम यहाँ पर पूरी डिटेल बता देंगे कंप्लीट। आपको पेड ये मिलेंगे, ठीक है ना, आपको फ्री नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी दे देंगे। ठीक है, आपको हम उस पर व्हाट्सएप पे PDF के रूप में आपको मैटर भेज देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए पर्याप्त है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।